So this is the video of nucleic acids, the next part of the biomolecules chapter, and here in the nucleic acid, as I told you, the chapter is divided into some few major entities. So this is one of the macromolecules that you need to study, and the last part would be the enzymes. Okay, so nucleic acid are considered to be what? They are the macromolecules. Okay, and hence we are studying about these molecules here in this chapter. Okay, which are the polymers of nucleotide. See, polymers of nucleotide, that means बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये न्यूक्लिक एसिड. एंड किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है? अ मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ओके, जैसे कि हम लोगों को प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स मिला था एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, हियर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर द nucleotide. So what basically is nucleotide? Okay, so basically when you see or when we make a DNA, when generally we make a DNA, we generally give two lines like this, and in between we give some this kind of structure, and the DNA looks somewhat like a ladder. है ना? It looks somewhat like a ladder, but actually what are the structures that is involved in the formation of this ladder like DNA? Okay, ladder like nucleic acid. क्या क्या चीज प्रेजेंट है ना? Whenever we make a DNA, deoxyribonucleic acid, we always make this kind of structure. You might have seen in the book this structure is helically coiled. It is helically coiled, that is given in the book. But if we straighten up this DNA with the help of certain enzyme like helicase, amylase, then the DNA might get straight like this. Okay, so there are some enzymes which can make the DNA straight. DNA का जो हेलिकल कॉइलिंग है उस हेलिकल कॉइलिंग को कैंसिल आउट कर सकता है. देयर आर सर्टेन एंजाइम लाइक दिस. इफ यू गिव दोस एंजाइम ऑन अ डीएनए, द डीएनए इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेट लाइक दिस, एंड इट इज गोइंग टू लुक लाइक अ लेडर. सो व्हेन इट लुक्स लाइक अ लेडर, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इन्वॉल्वड इन दिस डीएनए? सो व्हाट बेसिकली थिंग यू आर गोइंग टू सी, यू विल सी दैट देयर इज अ सुगर लाइक दिस प्रेजेंट. जहाँ से ये लेडर का डंडा निकल रहा है वहाँ पे सुगर, बीच में है फॉस्फेट, अगेन सुगर, फॉस्फेट, सुगर, फॉस्फेट, सो ऑन. यहाँ पे भी फॉस्फेट. तो बीच का जो जगह है जहाँ पे देयर इज नो दैट लेडर लाइक लाइन प्रेजेंट, दैट इज द रीजन वेयर फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट. एंड जहाँ से लाइन निकला है देयर इज अ सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट. सो फॉस्फेट सुगर ऐसा करके हम लोग को मिलता ही रहेगा. सुगर, फॉस्फेट, सुगर लाइक दैट. ओके, एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो सुगर है और ये जो लेडर है, ये सुगर और लेडर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज दिस इज योर P, दिस इज योर S, एंड दिस इज द लेडर, एंड इन द लेडर वी आर गोइंग टू सी देयर आर प्रेजेंट सम नाइट्रोजन बेसेस. ये जो लाइन है, ये लाइन से हम लोग बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देयर इज अनदर कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट हियर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेडर लाइक लाइन. ये वाला लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पहले मैंने लाइन दिया था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये समझ में आ गया होगा. ऑल्टरनेटिंग सुगर फॉस्फेट. लेकिन सुगर से जो ये लाइन दूसरा स्ट्रैंड का सुगर तक जो एक लाइन आया है, वो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग सम नाइट्रोजन बेसेस. ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस कॉल्ड एज नाइट्रोजेनस बेसेस. ठीक है, नाइट्रोजेनस बेसेस आर सम कंपोनेंट ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है. सो व्हाट आर दोज नाइट्रोजन बेसेस? ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. यहाँ पे मैंने ए दिया है, ए का माने है एडिनोसाइन. ठीक है कि नहीं? तो ए डबल बॉन्ड टी, फिर नीचे का ऐसा सुगर, ऐसे फॉस्फेट, फिर यहाँ पे फिर ऐसे फॉस्फेट आएगा, फिर सुगर आएगा, फिर सुगर से एक लाइन होता है ना, तो वो लाइन फिर से किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे हम लोग अभी के लिए सिर्फ ए लिख के रखते हैं. अब ए किसको बता रहा है ये मैं अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे. बट दिस ए टी और इफ दिस देयर इज दिस एस, यहाँ पे अगर सी आया ट्रिपल बॉन्ड जी. ठीक है कि नहीं? यहाँ पे पी, यहाँ पे एस. तो देखो ये एस से जो ये जुड़ा हुआ है, जो ये डंडा एस से जुड़ा हुआ है, वो डंडा बेसिकली अगर जूम करे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द नाइट्रोजेनस बेसेस. ओके, सो देयर इज अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द सुगर एंड फॉस्फेट. यू कैन से ये क्या बॉन्ड है? इस बॉन्ड को हम लोग बुलाते हैं क्या? एस्टर बॉन्ड. So the bond which is present between sugar and phosphate or sugar phosphate, this bond is ester bond. ये जो बॉन्ड है जो सुगर और नाइट्रोजन बेस
के बीच में है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड इन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस, जैसे कि यहाँ पे ए नाइट्रोजन बेस है, टी नाइट्रोजन बेस है, दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लाइन जो है, ये लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है विद टी, द टी इज अगेन कनेक्टेड विद द नीचे का स्ट्रैंड का एस, ये जो नीचे का स्ट्रैंड का एस है उसके साथ, फिर ये पी, फिर दिस एस इज दिस एस। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग सी ट्रिपल बॉन्ड विद दी जी। ओके, नाउ यू गाइस कैन आस्क मी सर यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया, क्यों? दिस इज ऑल्सो a rule in the formation of DNA molecule called as Kargaff rule, and Kargaff rule always says that A always pairs with T with the help of 2 hydrogen bond, and C always pairs with G with the help of 3 hydrogen bond. A is never going to pair with G, A is never going to pair with C, A will always pair with T, okay, in this base pairing, okay, nitrogen bases का जो pairing होता है उसमें A is always going to pair up with T with the help of 2 double bond, and C is always going to pair with G with the help of 3 triple bonds, triple hydrogen bonds. Okay, now what is nucleotide? अगर इस स्ट्रक्चर में मुझे बोलो सर न्यूक्लियोटाइड क्या है, समझाइए। ये है फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये जो मॉलिक्यूल है यही है हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। Had it been just nitrogen base and sugar, that will be called as nucleoside, that will be called as nucleoside. So न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, इट इज शुगर प्लस NB, दैट इज नाइट्रोजन बेस। लेकिन न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है, इट इज शुगर प्लस फॉस्फेट, मतलब ऐसे करके लिखते हैं, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये तीन एक साथ इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, and only the sugar and nitrogen base will be called as nucleoside. So now you understood, I guess, that what is nucleotide, as it is considered to be the basic building block of nucleic acid. तो है क्या ये चीज, ये है phosphate, sugar and the nitrogen base collectively called as a nucleotide molecule. Now a nucleotide is composed of, nucleotide molecule क्या चीजों से बना हुआ है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जान लिया ना, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है। सो पहला देखो एंटिटी क्या दिया है, फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज व्हाट न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ। सो फॉस्फेट ग्रुप इन डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर। Okay, this is the structure of the phosphoric acid which takes part in the nucleotide formation. Okay, then there will be present this sugar, SS जो लिख रहे हैं, sugar क्या sugar है, ये 5 कार्बन sugar है। 5 कार्बन सुगर माने ये कैसा सुगर होगा, पेंटोस सुगर होगा। ओके, एंड दिस सुगर इज अ मोनोसैकेराइड, इट्स अ मोनोसैकेराइड। ओके, कार्बोहाइड्रेट में तुम लोगों ने पढ़ा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो इफ यू आस्क मी सर पेंटोस कैसा, व्हाट काइंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट इज अ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है, 5 कार्बन सुगर है, इसलिए पेंटोस सुगर हम लोगों ने बुलाया। 6 होता तो हेक्सोस बुलाते हैं, एकदम ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को 5 कार्बन दिखाई देगा, है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द पेंटोस रिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग दिस शुगर मॉलिक्यूल, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज योर राइबोस शुगर, ठीक है, बिकॉज यहाँ का जो शुगर है, जो पेंटोस शुगर है, उस पेंटोस शुगर का कैरेक्टर क्या है, मोनोसैकेराइड है, नाम क्या है, राइबोस शुगर है, राइबोस इज द नेम। ओके, एंड दैट इज द रीजन हम लोग डीएनए को क्या बुलाते हैं, डीऑक्सी राइबोस, आरएनए को क्या बुलाते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो राइबो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस राइबोस शुगर। डीएनए में बस डिफरेंस क्या होगा, दिस इज योर कार्बन 1, दिस इज योर कार्बन 1, this is your carbon 2. so from the carbon 2 position what we are going to see कि यहाँ से एक O molecule निकल के चला जाएगा, तो एक ऑक्सीजन कम होगा at the C2 position, कार्बन सेकंड कार्बन का पोजीशन से एक O molecule कम होगा। ये जो दिखाई दे रहा है, this is called as राइबोस। आज अगर यहाँ पे O नहीं रहता तो हम लोग इसको डीऑक्सी राइबोस लिखते हैं, बीटा डीऑक्सी राइबोस लिखते हैं, क्योंकि C2 पोजीशन से ये 3 ये 4 ये 5, C2 पोजीशन से एक ऑक्सीजन कम है इन केस ऑफ डीऑक्सी राइबोस। बट इफ इट इज अ राइबोस देन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जाएगा नहीं, ठीक है कि नहीं। तो राइबोस शुगर जो है, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आरएनए,
एंड हैड इट बीन डीऑक्सीराइबोस इस C2 पोजीशन से एक ऑक्सीजन कम है, हैड इट बीन डीऑक्सीराइबोस then it will this sugar would take part in the formation of DNA. So DNA में deoxyribose is the sugar which takes part. In case of RNA, it is the ribose sugar which take part. Difference between the two is in the carbon number 2 position. In case of ribose यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा. In case of deoxyribose ऑक्सीजन मॉलिक्यूल C2 पोजीशन में नहीं रहेगा. Okay, so this is your sugar, this is your phosphate. Now we will talk about the third entity. This is the nitrogen base. जो अभी मैं यहाँ पे A लिखा हूँ, T, C, G लिखा हूँ, क्या है ये नाइट्रोजन बेसेस which is one of the property, one of the entity of nucleotide. It is made up of sugar, phosphate and nitrogen base. नाइट्रोजन बेस क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, अब वो पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया है. So now you can see I have made the third entity of a nucleotide which is a heterocyclic nitrogen containing compound called base. Okay, because it is nitrogen containing compound and hence it is called as nitrogen base. Okay, it is of two types, purine and pyrimidine. Purine में हम लोग डबल रिंग मॉलिक्यूल देखेंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर, जबकि pyrimidine में हम लोग सिंगल रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे. प्यूरिन्स दो होता है, एक होता है एडिनाइन, एक होता है गुआनाइन. ओके, सो एक होता है एडिनाइन, एक होता है गुआनाइन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. यू कैन सी डबल रिंग स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज ऑल्सो अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. तो जहाँ जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. जैसे कि नाइट्रोजन देखो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड है. दिस इज कार्बन, सो यू कैन सी 1 2 3 4. ठीक है, दिस इज कार्बन, सो 1 2 3 4. कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ओके, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर एडिनाइन गुआनाइन. स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रक्चर से आइडेंटिफिकेशन आएगा. ये स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा ये कौन सा नाइट्रोजन बेस है, सो स्ट्रक्चर से आइडेंटिफिकेशन इज गोइंग टू कम. ओके, पाइरीमाइडिन सिंगल रिंग मॉलिक्यूल. दिस इज यूरासिल स्ट्रक्चर, थाइमिन स्ट्रक्चर, साइटोसिन स्ट्रक्चर. ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी दीज आर सिंगल रिंग मॉलिक्यूल्स. ओके, सो uracil is a molecule which will be present in RNA, okay, instead of thymine. That means if it is DNA, then DNA में क्या होगा, ATGC. If it is RNA, then it will be AUGC. That means thymine will get replaced by uracil in RNA molecule. In DNA molecule there is no uracil, there is thymine present. Okay, so uracil is, remember that uracil is present in RNA, थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए. लेकिन बाकी जो 3 है ए जी एंड सी, एडिनाइन गुआनाइन एंड साइटोसिन. ओके, सो दिस 3 विल बी प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए, बट दिस 2 विल डिफर. इन आरएनए वी विल सी यूरासिल, इन डीएनए वी विल सी थाइमिन. ओके, सो अब जो हम लोग नाइट्रोजन बेसेस बोल रहे थे, ठीक है ना, सो दीज आर द नाइट्रोजन बेसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल. Okay, now we will talk about carga fruit. Carga fruit means वो जो पेयरिंग होता है in between 2 नाइट्रोजन बेसेस, वो पेयरिंग किस बेसिस पे होता है, किस इंसान ने वो पेयरिंग का रूल दिया है एंड वो रूल क्या है. So यहाँ पे कार्गाफ रूल के बारे में बात किया है. There was a person called Erwin Kargaf who founded this rule. Okay, and as per that person, these are the statements that he has given. The amount of purines and pyrimidines are equal, that is A plus G is going to be equal to T plus C. Like in a DNA, if you are said that adenosine is 30% in a DNA molecule, what will be the amount of guanosine present? तो जितना A होगा उतना G होगा. ठीक है कि नहीं? तो ये यही यहाँ पे बोला है, the amount of purines and pyrimidines are equal. So if you are said that purines इतना है, pyrimidine कितना है, so the composition is going to come equal. The amount of adenine is always equal to T. So if you are said in a question that in a DNA there is 30% of adenine, then you should automatically understand that there is also 30% of what? T. If there is 20% of C, then there is also 20% of G. Okay, because they are complementary to one another. As also they are going to pair up with one another by 2 hydrogen bond, 3 hydrogen bond. तो ये भी याद रखना, ठीक है. The deoxyribose sugar and phosphate components occur in equal proportion. So in a DNA, as I told you, if DNA is represented by 2 strands, one strand running like this, another strand running like this. So when we make 2 strands before making it a ladder, this 2 strand is represented by what? Alternate sugar phosphate. तो जितना sugar होगा उतना phosphate होगा.
ऐसा नहीं हो सकता है कि शुगर 10 है फॉस्फेट 11 है, शुगर 10 होगा तो फॉस्फेट भी 10 होगा, ठीक है। सो दीज आर सम रूल्स व्हिच आर गिवन बाय Kargaf एंड फॉलोइंग दिस रूल we see a DNA representation. Okay, so the rule is set and it is given by Erwin Kargaf. Okay, so now another point, RNA does not follow Kargaf rule. Why? Because Kargaf rule is more about having an equal composition and a base pairing between two strands. If there are two strands, then ऊपर भी शुगर होगा नीचे भी शुगर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके दो स्ट्रैंड अगर होगा तो इस शुगर से भी कोई नाइट्रोजन बेस यहाँ पे होगा A, इससे भी होगा T, और दोनों के बीच में होगा डबल बॉन्ड, A will be paired with T by two double bond, है ना। But if you are a single stranded, RNA is a single stranded molecule mostly, except for like few exception. In few organism, RNA is present in double stranded form and serving the purpose of genetic material. In few viruses like tobacco mosaic virus, okay. But generally the RNA is always a single stranded molecule. So single stranded molecule में कहाँ का बेस पेयरिंग हो, तो सिंगल स्ट्रैंड है। अगर ये सिंगल होता है, ये नीचे का होता नहीं, तो कहाँ का यहाँ पे A और T के बीच में पेयरिंग होता, सिर्फ A होता अकेले निकला हुआ। There would be no T if it would have been only single stranded. ये बोले होता ही नहीं, ये वाला पार्ट होता ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला है single stranded. There would have been no pairing, so no Kargaf rule would apply. So hence RNA does not follow a Kargaf rule being a single stranded molecule. Because it is single stranded, it will not do any kind of pairing with another strand because it is single strand, not a double strand, so no pairing. Hence it is not following these rules that purine pyrimidine समान होना चाहिए, है ना, जितना एडेनाइन होगा उतना थाइमिन होना चाहिए, ये सब फॉलो नहीं होता। यहाँ पे एक और जनरल नॉलेज टाइप का पोर्शन दिया है। एज वी नाउ ऑलरेडी नो दैट डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। नाइट्रोजन प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। So this is the nitrogen base and we will see its involvement in a DNA molecule. Suppose adenine. If adenine is connected with a sugar, what will it be called? It will be called as adenosine. If with the sugar phosphate is also connected, then phosphate is present in the form of phosphoric acid. So ये acid बन जाएगा, ये adenosine से हो जाएगा adeninic acid. Similarly, if it is uracil of RNA, if it is connected with sugar, it will be called as uridine. If this plus sugar plus phosphate, then it will be called as uridylic acid. Similarly, guanine, guanosine, guanylic acid, cytosine, cytidine, cytidilic acid, thymine, thymidine, thymidilic acid. Why? Because जो phosphate जुड़ता है वो phosphate basically phosphoric acid होता है। तो जब वो जुड़ेगा in the form of phosphoric acid, so it is going to make this particular sugar molecule acidic, and we are going to call them with this kind of name. Okay, so I hope you understood this part. अब थोड़ा सा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये डीएनए का बेस पेयरिंग वगैरह के बीच में कितना गैप क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा आरएनए यही है इन बायोमोलिक्यूल्स, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, रिमेनिंग इन ब्रॉड व्हाट दे डू, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस सेम, ये सब तुम लोग को बोटी में मिलेगा। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोल के एक चैप्टर है in class 12, there you will get them properly. Here it is just the introduction. You must know how a DNA looks like, what are the entities of DNA, DNA में base pairs कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में क्या क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशनल कि क्या है ये न्यूक्लिक एसिड, बस इतना जानना है, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड के थ्रू क्या क्या होता है, या न्यूक्लिक एसिड्स का एक्टिविटी क्या क्या है, ये सब तुम लोग जेनेटिक्स का पोर्शन में पढ़ोगे, विच यू विल गेट इन क्लास 12। ओके, सो आई होप यहाँ तक हुआ है। आप आगे बढ़ते। सो यहाँ पे अभी हम लोग वाटसन क्रिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए का एक और मॉडल है जो डीएनए का इनसाइड का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है। जनरली इफ वी सी अ डीएनए, वी सी अ डीएनए लाइक दिस, ओके। सो इफ यू कंसिडर इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्न टू दिस वन, okay, this will be considered as a one helical turn, and in this one helical turn what we are going to see, it has 10 base pairs present. These base pairs are simply this: C sugar के साथ glycosidic linkage, C ट्रिपल बॉन्ड G glycosidic linkage sugar। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन यही ये है। So यहाँ पे 10 base pairs we are going to see, okay, in one helical turn we are going to see 10 base pairs, okay, and the base pairs are basically these things, okay। तो यहाँ पे अगर इस चीज को मैं अगर यहाँ पे अच्छे से लिखूँ तो ऐसे हम लोग को मिलेगा that sugar and phosphate they are present in a zigzag pattern, sugar and phosphate will be present in zigzag pattern, ester bond, sugar के साथ glycosidic linkage, ठीक है, adenine,
डबल बॉन्ड थाइमिन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शुगर एस्टर बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। तो ये बेसिकली ये लाइन ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे शुगर शुगर, ये बीच में होगा फॉस्फेट फॉस्फेट, फिर ये जो स्ट्रैंड है शुगर शुगर लाइक दैट। तो आई होप ये समझ में आया है तुम लोगों को। आप बेसिकली फॉस्फेट टू फॉस्फेट अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, in between the two strand what is the distance present as per the Watson and Crick model, it is 20 angstrom हम लोग ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आता हम लोग मैक्सिमम पकड़ते हैं। शुगर शुगर क्लोज है, दैट दिस इज 11.1 शुगर शुगर, इट इज 11.1 एंगस्ट्रॉम। ओके, लेकिन हम लोग मैक्सिमम फॉस्फेट टू फॉस्फेट वाला हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और क्या क्या बोला है वाटसन एंड क्रिक मॉडल में, the polynucleotide strands are anti-parallel. Okay, polynucleotide because this one nucleotide, this another nucleotide, this another nucleotide. So एक strand में, एक side में एक जो strand है वो एक strand में हम लोग को क्या मिलने वाला है, several nucleotide मिलेगा। इसको हम लोग एक polynucleotide strand बोल सकते हैं, polynucleotide, several nucleotide. So what has been said that these two strands, polynucleotide strands, they run anti-parallel to one another. That means ये देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड में रन कर रहा है, ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम, सो दे आर रनिंग एंटी पैरेलल। ये जिस डायरेक्शन में रन कर रहा है ये उल्टा। ये प्राइम एंड का मतलब ये है कि ये जो शुगर है, इस शुगर का जो कार्बन नंबर 3 है, राइट, डीऑक्सीराइबोस ऑलरेडी एक्सप्लेन, डीऑक्सीराइबोस में क्या होगा, C2 पोजीशन से ऑक्सीजन कम होगा। तो इस शुगर का जो कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, उसका एक OH ग्रुप एक्सपोज है जो अभी भी यूज नहीं हुआ है। सिमिलरली जो 5 प्राइम एंड है उसका क्या होगा, कार्बन नंबर जो 5 है उसका एक OH ग्रुप एक्सपोज्ड है। तो ये जो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड आता है वो कौन सा कार्बन का OH ग्रुप एक्सपोज्ड है उसके बेसिस पे आता है, ठीक है कि नहीं। अब ये भी शुगर, इट इज पेंटोस शुगर, इसमें भी 5 कार्बन होगा, सिमिलर 1 2 3 4 5 जैसे मैंने दिखाया। इसका 5th कार्बन का एक OH ग्रुप फ्री है, इस शुगर का 3rd कार्बन का एक OH ग्रुप फ्री है, इसलिए 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। Two strands are complementary in the sense of this, they do complementary pairing. Hence you cannot say the two strands are identical. Identical will not suit it. Complementary word will suit it because C का देखो complementary कौन है, G है, A का complementary कौन है, T है। Complementary means it likes to pair with T or it will pair with T. C will always pair with G. So complementary जो है वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि इस स्ट्रैंड में जो भी नाइट्रोजन बेस होगा उसका complementary नाइट्रोजन बेस दूसरा स्ट्रैंड का शुगर के साथ लगा हुआ रहेगा, hence they will be forming a bond and making a base pair. Okay, at each base pair turns 36 degree. Each base pair, यहाँ पे each base pair माने ये एक और ये एक। अब इन दोनों के बीच में जो ये टर्निंग हो रहा है कि नहीं, because DNA हेलिकली कॉइल स्ट्रक्चर है, तो ये जो टर्निंग बिटवीन टू बेस पेयर, that is how much? That is 36 डिग्री। तो अगर तुम लोग को पूछा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा, तो 10 बेस पेयर है, 36 डिग्री इंटू 10 360 डिग्री, यहां से यहां तक कंप्लीटली 360 डिग्री टर्निंग हो रहा है। ओके, आज अगर तुमको पूछा जाए इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में, दैट मींस ये बेस पेयर और ये बेस पेयर के बीच में टर्निंग ट्विस्टिंग एंगल कितना है, 36 डिग्री है, लेकिन डिस्टेंस कितना है इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच का जो ये जगह है इसमें डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो द बेस पेयर्स आर स्टैक्ड एट 3.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ, जहाँ हम लोग एक हेलिकल टर्न कंसीडर करते हैं जिसमें 10 बेस पेयर्स है, तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा, सो 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू 10, दिस विल बी 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड इन्वॉल्व्स 360 डिग्री, जो अभी समझाया तुम लोग को 36 दो के बीच में, तो 10 में 360 एंड 10 बेस पेयर्स। सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटसन एंड क्रिक मॉडल। रादर जो मेरे साई विकास के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी नोट्स मिला हुआ है, वहाँ पे देयर आर मच मोर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, बट इफ आई एक्सप्लेन दिस फ्यू थिंग्स आई थिंक यू विल गेट द आइडिया ऑफ अदर points that you will get in your notes. Okay, so this is the Watson and Crick model, and this is the little bit information about DNA through this model that you should know that sugar का distance, दो स्ट्रैंड के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, दो बेस पेयर के बीच के टर्न का एंगल, ठीक है, एक हेलिक्स किसको हम लोग बोलते हैं डीएनए में, है ना, उसमें कितना बेस पेयर्स होता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा टोटल, ये सब थोड़ा जानना है इन्फॉर्मेशन। दीज आर इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स ऑफ डीएनए। ओके, सो आई होप ये समझ में आया है।
So this is the last part of the nucleic acid that we need to discuss under the chapter biomolecules. Okay, तो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, द अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक है DNA एक है RNA. Now RNA का क्या पर्पस है? What is the purpose of RNA? What RNA does? In some viruses we find RNA to be functioning as a genetic RNA. That means RNA उन लोगों में उनका जेनेटिक है. जनरली जेनेटिक RNAs जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली DNA, because DNA is more stable molecule being double stranded. RNA being single stranded is a very unstable molecule, but still being an unstable molecule it is still accepted by some organism as their genetic material. And कैसा organism? वायरस, जैसे कि तंबाकू मोजाइक वायरस, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रेट्रोवायरस. इन लोगों में RNA होता है जो उनका जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से फंक्शन करता है इन वायरसेस. बट इफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन वायरस, नॉन वायरस ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हमारे बॉडी में RNA क्या करता है, RNA का क्या पर्पस है? हमारे बॉडी में तो जेनेटिक मटेरियल इज DNA, बट स्टिल देयर आर RNA प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो हमारे बॉडी में व्हाट इज द रोल ऑफ द RNA? ओके, सी इनसाइड आवर सेल देयर आर सम सिक्रेशंस व्हिच आर मेड. फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने इपिथेलियल सेल्स में पढ़ा है कि कोलुमनर एंड क्यूबोइडल सेल्स, ये दोनों सेल्स क्या करता है? दे आर ग्लैंडुलर, दे गिव सिक्रेशन लाइक एंजाइम्स, है ना, दे गिव सिक्रेशंस लाइक हार्मोन्स, है ना. तो ये जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, दीज आर मेनली व्हाट? प्रोटीन्स. इसका मतलब सेल अपने अंदर कुछ प्रोटीन्स बना सकता है जिसको वो एंजाइम या फिर हार्मोन के रूप में रिलीज करता है. तो ये जो सेल है, ये सेल एंजाइम्स विच इज बेसिकली अ प्रोटीन, उस प्रोटीन को कैसे बनाता है? तो हमारा जो सेल है, वो सेल का जो DNA होगा, वो DNA एक प्रोसेस करके RNA बनाता है. ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है क्या? इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन. और फिर RNA एक और प्रोसेस करता है जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन से हमारे सेल के अंदर बनता है प्रोटीन्स. सो व्हाट आर दिस स्टेप कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन? दिस यू विल गेट in genetics in second year. Molecular basis of inheritance is the name of the chapter where you will get this. I'm just talking about the basic idea so that you understand that why we are discussing here about different types of RNA. We are discussing because in our body the genetic material is DNA, but still there are some RNA present in our body, or it has been regularly produced by the DNA. RNAs are regularly produced by the DNA in our body. For what purpose? For formation of proteins. And what are these proteins? These proteins can be our enzymes, this protein can be the mucus, these proteins can be the hormones, these things. Okay, अब हमारे बॉडी में जो नॉन जेनेटिक RNA पाया जाता है, वो नॉन जेनेटिक RNA कितना टाइप का होता है? 3 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज मैसेंजर RNA, ठीक है, अनदर इज कॉल्ड एज राइबोसोमल RNA, अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांसफर RNA. So there are 3 types of RNA. And you will understand it much better when you study translation. There are different types of RNA. कैसे ये जो 3 RNA, ये तीनों RNA कैसे मिलके एक साथ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन जो मैकेनिज्म है, वो जब पढ़ोगे तब ये 3 और बेटर वे में क्लियर होगा. एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली इन बॉटनी. तो बॉटनी टीचर तुम लोग को पढ़ाएंगे. ठीक है, यहाँ पे मेरा बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो मैसेंजर RNA जो है, इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस and it is made by the DNA via a process called as transcription. Okay, so produced in the nucleus by the DNA via a process called transcription. देखो लिखा है मैंने ये वाला स्टेप. ठीक है, तो न्यूक्लियस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सेल चैप्टर पढ़ा है, सेल ऑर्गेनिल्स. सेल ऑर्गेनिल्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है DNA, DNA न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन बोल के एक प्रोसेस है, वो करके RNA का, mRNA का फॉर्मेशन करता है. mRNA is called as messenger RNA. Okay, now why it is called as messenger RNA? Because it has certain codes present in it, जिन कोड्स को फॉलो करते हुए प्रोटीन सिंथेसिस होता है. अब ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगा, और मैं अभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं समझाऊंगा, बिकॉज वो एक कम्प्लीटली अलग मैकेनिज्म है, अलग टॉपिक है, एंड वो अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे तो है ही नहीं, वो सेकेंड ईयर पे है. ठीक है ना. तो अभी के लिए बस इतना समझ के रखो दैट mRNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसमें कुछ कोड्स लगा हुआ है, और उन कोड्स के अकॉर्डिंगली हमारे सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. And that is the reason why different cells can produce different proteins, because हर एक सेल का DNA अपना एक स्पेसिफिक कोडिंग वाला mRNA बनाएगा, और वो mRNA कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा.
इट कंस्टिट्यूट्स 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए। एक सेल के अंदर अगर हम लोग रैंडमली निकाल के देखें कि 3 टाइप का आरएनए है, किसमें कितना परसेंटेज है, तो सबसे लीस्ट परसेंटेज इसका होता है 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए इन अ सेल। ये है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोड इन 1961। सो इंफॉर्मेशनल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। एंड प्रोटीन सिंथेसिस में कोड्स के जरिए प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके कोड के अकॉर्डिंगली ही प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए के कोड के अकॉर्डिंगली। हेंस एमआरएनए हैज अ मैसेज कि कैसा प्रोटीन बनाना है, क्या कोड है, उसके पास एक मैसेज है और उसी मैसेज के अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा है, तो राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, देयर आर सम राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट कॉल्ड एज आरआरएनए। इट इज द लार्जेस्ट आरएनए, कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। क्वेश्चन आ सकता है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आरएनए कौन सा होता है इनमें से, तो इट विल बी राइबोसोमल। एंड राइबोसोमल आरएनए के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके। तो राइबोसोमल आरएनए आर रेस्पॉन्सिबल कि वो राइबोसोमल आरएनए अपने अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करने देता है। सो रिमेंबर, एमआरएनए हैज सम कोड्स जिनको फॉलो करते हुए प्रोटीन बनाना है, लेकिन कहाँ बनाना है, राइबोसोमल आरएनए के अंदर बनाना है, ठीक है कि नहीं। तो ये है जगह, ये है जरिया, ये है जगह, ये है जरिया, एंड ये है वो लेबर जो प्रोटीन्स को बनाने में मदद करेगा। ये है लेबर, ये सारा काम करेगा, एमाइनो एसिड्स को लाएगा, लाके एक एमाइनो एसिड के साथ दूसरे को जोड़ेगा, दूसरे के साथ तीसरे को जोड़ेगा। बिकॉज प्रोटीन्स में हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाट आर प्रोटीन्स, दीज आर सम एमाइनो एसिड्स व्हिच आर लिंक्ड विद वन अनदर वाया पेप्टाइड बॉन्ड इफ इट इज अ नॉर्मल प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। फ्रेशली मेड प्रोटीन्स ऑफ फ्रॉम द सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑलवेज प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे होता है, एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, लीनियर चेन बनता है। फिर साइटोप्लाज्म में आके फिर उसके अंदर और भी अगर बॉन्डिंग आया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वाटरनरी, वो बाद में होता है। लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स फॉर्म होगा वाया प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन कैसा स्ट्रक्चर का होगा, प्राइमरी, दैट मींस लीनियर चेन, ठीक है कि नहीं। तो ये वो आरएनए है जो एक एमाइनो एसिड को दूसरे के साथ जोड़ेगा, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, और एक लाइन में एमाइनो एसिड को जोड़ के वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएगा। सो दिस इज द वर्कर, दिस इज द वर्क स्टेशन, and this is the procedure which they will have to follow to make a protein. Workplace, worker को क्या फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। इसके पास वो कोड्स है जिनके मदद से, इसके पास वो प्रोसेसेस है जिनके मदद से प्रोटीन बन सकता है। तो इसके पास मैसेज है, तरीका है कि कैसे प्रोटीन्स बनाया जाए, ये जगह प्रोवाइड करेगा और ये काम करेगा, ये एमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। अब ये सब जो मैंने बोला है वो क्लियरली तुम लोगों को मॉलिक्यूलर रिसेसिव इनहेरिटेंस में समझ में आएगा। ट्रांसफर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, it also has another name called adapter RNA. 3 नेम, एडाप्टर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और सोल्यूबल आरएनए, सेम चीज है। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट टाइप, स्मॉलेस्ट टाइप, ठीक है, constitutes 10 to 15% of total cellular RNA. Question can come from here. They function to collect amino acid from the cytoplasm for protein synthesis. ये लोग वर्कर है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को कलेक्ट करके लाएगा, लाके एक दूसरे के साथ जोड़ के राइबोसोम के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, रीडिंग द कोड जो इसमें है। सो आई होप इनके बारे में क्लियर हुआ है तुम लोगों का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग द जेनेटिक material like nucleic acid, उसमें जो जो चाहिए I have given, and in notes there are even more things given. So I hope basic things I have discussed, जो भी extra है या जो भी additional point है you will understand from there. Okay, so I hope you understood it. Thank you for today's class. We'll see you in the next one.